इस वीडियो में हम लोग स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन का ऑब्जेक्टिव जो है देखेंगे। उसको एक एक करके हम लोग समझेंगे, जो कि एग्ज़ाम के व्यू से इम्पोर्टेंट है। कौन कौन से चैप्टर से होंगे, तो जो भी यूनिट था, सबसे पहले था रिले, यानी जो इंट्रोडक्शन था उससे, उसमें करंट लिमिटिंग रिएक्टर के बारे में भी था। शॉर्ट सर्किट करंट का कैलकुलेशन करना था फर्स्ट यूनिट से। उसके बाद था सर्किट ब्रेकर, उसके बाद था फ्यूज, रिले, उसके बाद हाई वोल्टेज से प्रोटेक्शन, न्यूट्रल अर्थिंग, और भी प्रोटेक्शन थे अल्टरनेटर का, जनरेटर का, ट्रांसफार्मर का। तो इन सभी यूनिट से ऑब्जेक्टिव होने वाला है। अब ऑब्जेक्टिव यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव करवाया जाएगा, इसका मतलब नहीं कि वो एक ऑब्जेक्टिव हुआ, इससे रिलेटेड जितने सारे टर्म होंगे वो सारे क्लियर होंगे। तो 10 ऑब्जेक्टिव होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि 10 हुआ, उससे रिलेटेड सारे टर्म होंगे तो मल्टीपल्स ऑफ ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे। तो ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। इससे पहले जिनका स्पीड, अगर जिनको स्लो लगता है वो आप अपना स्पीड बढ़ा लेंगे, स्पीड मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो है द मेन फंक्शन ऑफ फ्यूज। फ्यूज का जो इम्पोर्टेंट काम होता है, हमने आपको फ्यूज के बारे में बताया था। फ्यूज का काम होता है कि जब नॉर्मल रेटिंग करंट अगर उसमें फ्लो होगा तो वो नॉर्मल रेटिंग के करंट को फ्लो होने देगा, लेकिन जैसे ही नॉर्मल रेटिंग से अगर हाई रेटिंग का करंट का वैल्यू फ्लो होता है तो उस हाई रेटिंग के वजह से जो भी हीट प्रोड्यूस होते हैं उस हीट की वजह से वो मेल्ट कर जाता है, यानी वो एक्सेसिव करंट को रोक देता है। यानी जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रिवेंट द एक्सेसिव करंट। यानी वो क्या करेगा, एक्सेसिव करंट जो सर्किट में कनेक्ट होगा उसको क्या करेगा, रोक देगा। एक बात और, इसके साथ एक और ऑब्जेक्टिव आता है कि ये जो सीरीज में कनेक्ट होते हैं या पैरेलल में कनेक्ट होते हैं। फ्यूज किस में कनेक्ट होते हैं, तो हमेशा फ्यूज किस में कनेक्ट होते हैं, सीरीज में कनेक्ट होता है फ्यूज। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रूटीन टेस्ट आर कंडक्टेड। अब रूटीन टेस्ट क्या होता है ये समझना होगा, जरा समझिए। टेस्टिंग होता है जैसे कोई इक्विपमेंट बनता है, तो इक्विपमेंट को उसको एप्लीकेशन यानी यूज करने से पहले जहाँ पे भी कंपनी में, इंडस्ट्री में जो भी तैयार होता है, तो उन सभी इक्विपमेंट को एक एक इक्विपमेंट को टेस्ट किया जाता है कि ये जब इसका उपयोग किया जाएगा तो ये बेटर परफॉर्म करेगा कि नहीं करेगा, ये इसमें कोई भूल चूक है, कोई मिस्टेक है जिसकी वजह से सर्किट में कोई डिस्टर्बेंस आ सकता है। तो वहाँ पे जो टेस्ट किया जाता है उसको बोलते हैं रूटीन टेस्ट। और रूटीन टेस्ट हर एक इक्विपमेंट पे होता है। कुछ और भी टेस्ट होते हैं जैसे स्पेशल टेस्ट होता है। तो रूटीन टेस्ट में बोला जाता है हर एक इक्विपमेंट को, जैसे मान लीजिए पेन बन रहा है इंडस्ट्री में, तो हर एक पेन को वहाँ पे चला करके देखा जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा, रूटीन टेस्ट। लेकिन एक ऐसा टेस्ट होता कि हम सेम प्रकार के ढेर सारा पेन बनाएं, लेकिन एक पेन को चला करके हमने देख लिया कि हाँ चल रहा है, तो ये रूटीन टेस्ट नहीं कहलाएगा। रूटीन टेस्ट क्या कहलाएगा कि हर एक पेन को आप चला करके देख रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, रूटीन टेस्ट। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रूटीन टेस्ट आर कंडक्टेड। इनमें से जो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए, इन सभी इक्विपमेंट में से किस में रूटीन टेस्ट किया जाता है। तो ऑप्शन ए में है ऑयल सर्किट ब्रेकर, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर। यानी इन सभी में रूटीन टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। जब डिवाइस बनता है तो बनने के बाद इन सभी को पहले चेक किया जाता है, फिर इसका यूज होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, यानी इसका भी ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है SF6 गैस। अब जब भी ऑब्जेक्टिव सोल्व करते हैं तो ये बात आपको ध्यान रखना होगा कि जो मोस्ट सूटेबल आंसर होता है, आंसर एक से अधिक भी मैच कर सकता है, लेकिन जो मोस्ट सूटेबल आंसर होता है उस बात को हमको क्या करना होता है, अटेम्प्ट करना होता है। तो ऑप्शन में ज़रा देखिए, SF6 गैस जो होता है ऑप्शन ए में है इज़ येलो इन कलर। कलर हम लोग को नहीं पता है। इज लाइटर देन एयर, ये भी नहीं पता है, लेकिन ये बात पता होता है कि इज नॉन टॉक्सिक,
यानी SF6 जो गैस होता है वो क्या होता है, जहरीला नहीं होता है। तो इसका जो आंसर होता है वो सी होता है, हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्किंग कॉन्टैक्ट इन सर्किट ब्रेकर आर मेड अप ऑफ। हमने आपको जब सर्किट ब्रेकर पढ़ाया उस टाइम हम बताए थे कि जो कॉन्टैक्ट बनाया जाता है वो होता है टंगस्टन और कॉपर के मिला करके जो एलॉय बनाया जाता है, जो मिश्र धातु बनाया जाता है, उसका यूज हम लोग करते हैं कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस को, यानी सर्किट ब्रेकर का जो आर्किंग कॉन्टैक्ट होता है उसको बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि आर्किंग कॉन्टैक्ट के पास हीट लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होता है, और कोई ऐसे मटेरियल का हम लोग कॉन्टैक्ट बना दें जो हीट पाने के बाद वो मेल्ट कर जाए तो ये बेहतर नहीं होगा। इसीलिए हम लोग कॉपर और एलॉय का क्या बनाते हैं क्या, आर्किंग कॉन्टैक्ट बनाते हैं। बोलिए कॉपर क्यों मिलाएं? चूँकि अगर आप टंगस्टन यूज करते हैं तो इसका रजिस्टिविटी हाई हो जाता है, समझ रहे बात को? तो रजिस्टिविटी को कम करने के लिए हम लोग उसमें कॉपर मिलाते हैं, और अगर डायरेक्टली कॉपर का बनाया जाए तो इसको मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। चूँकि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है और कॉपर का रजिस्टिविटी कम होता है, तो इन दोनों बातों को ध्यान में रखा जाता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम इज एम्प्लॉयड फॉर एक्सटिंक्शन ऑफ आर्क इन एयर सर्किट ब्रेकर। ये सिंपल क्वेश्चन है। एयर सर्किट ब्रेकर में किस प्रकार का मीडियम को हम लोग यूज़ करते हैं, तो एयर हो जाएगा, तभी तो उसका नाम पड़ा एयर सर्किट ब्रेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग ए सर्किट ब्रेकर मस्ट बी इक्विप्ड फॉर रिमोट ऑपरेशन। रिमोट मतलब दूर का कंट्रोलिंग करिए, यानी रिमोट ऑपरेशन के लिए हम लोग किस प्रकार का सर्किट ब्रेकर का यूज करते हैं। देखिए शंट ट्रिप का, यानी एकदम जो इक्विपमेंट होगा सर्किट ब्रेकर को हम लोग ऑपरेट करवाने के लिए, इक्विप्ड फॉर रिमोट ऑपरेशन। रिमोट कहने का मतलब कि दूर से ऑपरेट करवाने के लिए हम लोग किस सर्किट ब्रेकर का यूज करते हैं, शंट ट्रिप का। आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉल्ट डाइवर्टर और बेसिकली फॉल्ट डाइवर्टर क्या होता है, फॉल्ट को तुरंत हटाने वाला। तो फास्ट स्विचेज का काम होता है कि जैसे ही फॉल्ट आएगा उसको क्या कर देगा, हटाने का काम करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए थर्मल प्रोटेक्शन स्विच कैन प्रोटेक्ट अगेंस्ट। थर्मल प्रोटेक्शन हमने आपको बताया था कि जब भी हीट वाला टर्म आपको आएगा तो हीट वाला टर्म में क्या होता है, ओवरलोड की वजह से जब करंट का वैल्यू कुछ समय तक रहता है तो हीट प्रोड्यूस होता है, इस प्रकार से हीट प्रोड्यूस होता है। और थर्मल वाला टर्म जब हीट प्रोड्यूस होता है, थर्मल से रिलेट हो रहा है, तब वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होते हैं और बाईमेटालिक स्ट्रिप जो होता है वो बेंड करने का काम करता है और सर्किट को ब्रेक करने का काम करता है। तो थर्मल प्रोटेक्शन कहाँ पे यूज किए जाते हैं, तो ओवरलोड के केस में किया जाता है। देखिए ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है आर्क इन सर्किट बिहेव्स एज। आर्क जो होता है वो सर्किट में कैसा काम करता है, कैपेसिटेंस के जैसा, इंडक्टेंस के जैसा। ए रेजिस्टेंस इंक्रीजेज विथ वोल्टेज राइज अक्रॉस आर्क, ए रेजिस्टेंस डिक्रीजेज विथ वोल्टेज राइज अक्रॉस आर्क। सुनिए जरा बात को, जो आर्क होता है, आर्क का फॉर्मेशन कब होता है, जरा देखिए, आर्क का फॉर्मेशन तब होता है जब दो कॉन्टैक्ट ब्रेक होते हैं। देखिए आर्क का फॉर्मेशन के लिए मान लीजिए ये दो टर्मिनल हैं, ये दोनों, जब ये दो टर्मिनल पहले कॉन्टैक्ट थे तब तो कोई आर्क नहीं था। जैसे ही इसको हम लोग ब्रेक करते हैं तो इसके मीडियम वाला क्या होता है, मीडियम आयोनाइज्ड होता है, और ये मीडियम आयोनाइज्ड होता है। जैसे ही आपने ब्रेक किया तो रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या हुआ, बढ़ा, और वोल्टेज स्ट्रेस की वजह से इसके मीडियम क्या हुए, आयोनाइज्ड हुए, यानी जो रेजिस्टेंस का वैल्यू था वो क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, और आर्क बदले में क्या होता है यहाँ पे लगता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए रेजिस्टेंस डिक्रीजेज विथ वोल्टेज राइजेज अक्रॉस आर्क। यानी जैसे ही आपने सर्किट को ब्रेक किया, जैसे ही आपने सर्किट को ब्रेक किया तो इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस क्या मिल गया आपको, वोल्टेज मिल गया, वोल्टेज का वैल्यू राइज हो गया। जब शॉर्ट सर्किट करंट का कंडक्शन हो रहा था तो कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रहा था, लेकिन जैसे ही आपने सर्किट को ब्रेक किया तो इसके और इस दोनों के क्रॉस क्या मिल गया आपको, वोल्टेज मिल गया। वोल्टेज मिलने की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे आर्क जनरेशन हुआ, यानी रेजिस्टेंस डिक्रीज किया और आर्क का जनरेशन हुआ। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्मल सर्किट ब्रेकर हैज।
थर्मल सर्किट ब्रेकर, याद रखिएगा, थर्मल सर्किट ब्रेकर हीट को सेंस करके वो काम करता है, समझिए बात को, हीट को सेंस करके। तो हमने अभी तुरंत बताया थर्मल सर्किट ब्रेकर में कि हीट को वो क्या करता है, सेंस करता है। तो हीट होने में, उसके एलिमेंट को हीट होने में क्या लगेगा, कुछ समय लगता है, तो वो डिले काम करता है, इंस्टेंट काम नहीं करता है। तो थर्मल सर्किट ब्रेकर का आंसर जो होगा डिले ट्रिप एक्शन, कुछ समय बाद। हमने आपको सर्किट ब्रेकर का टाइप बताया था, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप था, इंडक्शन टाइप था, स्टैटिक टाइप था, माइक्रो प्रोसेसर टाइप था। थर्मल सर्किट ब्रेकर जो हीट वाला सेंस को ऑपरेट करके, जो एक्चुएटिंग क्वांटिटी थे वो क्या था, हीट था। तो थर्मल से आपको आ रहा है समझ में कि थर्मल हीट वाला होगा, यानी जिसमें पहले उसके मटेरियल हीट होंगे, तो हीट होने में समय लगता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा और ये हो जाएगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिले कैन बी डिजाइंड टू रिस्पॉन्ड टू चेंज इन। रिले जो डिजाइन किया जाता है किस किस चीज़ को सेंस करता है, एक्चुएटिंग क्वांटिटी उसमें क्या क्या हो सकते हैं। तो रेजिस्टेंस चेंज हो सकता है, रिएक्टेंस को भी सेंस करता है, रिएक्टेंस या इम्पीडेंस को, ओवर वोल्टेज, करंट, लाइट डेंसिटी, यानी ये सभी टर्म को सेंस कर सकता है और उसके अकॉर्डिंग एक सर्किट ब्रेकर को सिग्नल भेजेगा और फिर वो सर्किट ब्रेकर क्या करेगा, सर्किट को ब्रेक करने का काम करेगा। यानी रिले हम लोग किस प्रकार से डिजाइन कर रहे हैं, रिले को हमने इस प्रकार से डिजाइन किया है कि रेजिस्टेंस का वैल्यू कम हो जाए तो वो सिग्नल को सेंड कर देगा। हमने इस प्रकार से डिजाइन किया है कि रिएक्टेंस का वैल्यू कम हो जाए तो वो सर्किट ब्रेकर को सिग्नल भेज देगा, वोल्टेज का वैल्यू बढ़ जाए या कम जाए तो सर्किट ब्रेकर को सिग्नल भेज देगा। तो इस प्रकार से रिले को जो डिजाइन करते हैं वो किस वेरिएशन को, किस चेंज को, तो रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस, इम्पीडेंस, वोल्टेज, करंट, सारा क्वांटिटी होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, यानी टेम्परेचर को भी सेंस कर सकता, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओवरलोड रिले आर ऑफ टाइप। ओवरलोड जो रिले होता है वो किस प्रकार का रिले होता है। तो ओवरलोड रिले समझिए, ओवरलोड का जब वैल्यू बढ़ेगा तो करंट का वैल्यू क्या होता है, ओवरलोड में ज़्यादा होता है। अब करंट का वैल्यू ज़्यादा हो रहा है तो करंट के ज़्यादा वैल्यू को कोई भी रिले सेंस कर सकता है, इंडक्शन टाइप वाला भी, सॉलिड स्टेट वाला भी, थर्मल वाला भी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाला भी। यानी ओवरलोड रिले कौन सा हो जाएगा, किसी भी प्रकार का रिले हो सकता है, यानी इंडक्शन टाइप भी हो सकता है, सॉलिड स्टेट भी हो सकता है, थर्मल स्टेट भी हो सकता है, यानी इन सभी प्रकार के क्या हो जाएंगे, इसका ऑब्जेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका आंसर। ध्यान से सुनिएगा, ओवरलोड रिले इतने प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन ओवरलोड फॉल्ट में कौन सा रिले काम करता है। ओवरलोड जब होता है तो वहाँ पे किस प्रकार का रिले लगाते हैं, तो वहाँ पे थर्मल रिले लगाते हैं, बायोमेटालिक स्ट्रिप वाला रिले लगाते हैं। लेकिन ओवरलोड रिले किस प्रकार का होता है, तो इन सभी प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये थर्मल ओवरलोड रिले आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट द मोटर अगेंस्ट ओवर करंट ड्यू टू। ओवर करंट किसकी वजह से आएगा, जहाँ पे भी थर्मल लोड वाला आया, बात हम बार बार आपको बोल रहे हैं, थर्मल लोड आ रहा है, थर्मल ओवरलोड आ रहा है, तो किसकी वजह से होता है, करंट का वैल्यू सडनली इसमें नहीं इंक्रीज होता है, कुछ समय तक इसमें करंट का वैल्यू रेटेड से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है और ज़्यादा समय तक रहता है, तब हीट का वैल्यू प्रोड्यूस होता है। यानी हैवी लोड की वजह से क्या होता है, ओवरलोड का कंडीशन आता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, 13 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नेटिक सर्किट ब्रेकर हैज, मैग्नेटिक सर्किट ब्रेकर क्या होता है, खाली ऑप्शन है, उसके बाद ट्रिप एक्शन, डिलेड, इंस्टेंटेनियस, बोथ एवं। सुनिए बात, मैग्नेटिक हमने आपको सर्किट ब्रेकर का रिले का टाइप बताया था, उसमें डिलेड कहने का मतलब कि तुरंत सर्किट को ब्रेक नहीं करता है, कुछ समय के बाद ब्रेक करता है। इंस्टेंटेनियस मतलब तुरंत ब्रेक कर देता है। तो मैग्नेटिक प्रिंसिपल पे जो काम करता था वो क्या करता था, तुरंत ब्रेक करने का काम करता था। लेकिन जो हीटिंग प्रिंसिपल पे काम करता था वो क्या करता था, लेट से काम करता था। तो मैग्नेटिक सर्किट ब्रेकर जो होते हैं वो कैसा होते हैं, इंस्टेंटेनियस वाला होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, डीसी शंट रिले आर मेड ऑफ, आप इसको याद रख लीजिएगा, डीसी शंट रिले आर मेड, डीसी शंट रिले जो होता है वो किसका बना होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन क्या है, मेनी टर्न्स ऑफ थिन वायर, यानी थिन वायर के ज़्यादा टर्न होते हैं, किसके, थिन वायर के। कहने का मतलब कि जब टर्न बढ़ाइएगा तो लेंथ बढ़ेगा और
थिन वायर यानी रेजिस्टेंस का वैल्यू ओवरऑल क्या करते हैं, मैग्नेटिक डीसी शंट में हम लोग क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो इस बात को आप याद रखिएगा। 15 का डीसी शंट रिले जो बना होता है वो किसका बना होता है, मिनी टर्न ऑफ थिन वायर का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिले ऑपरेटिंग स्पीड डिपेंड अपॉन। रिले का जो ऑपरेटिंग स्पीड होता है वो किस बात पे डिपेंड करता है, रिले का ऑपरेटिंग स्पीड। देखिए ऑप्शन में क्या क्या है, द स्प्रिंग टेंशन, ध्यान से समझिएगा। रिले का जो ऑपरेटिंग स्पीड होता है वो किस बात पे, तो रिले में स्प्रिंग लगा होता है, कुछ याद आ रहा है, स्प्रिंग ही तो उसको पकड़े हुए रहता है, और जब फोर्स एक्स्ट्रा लगते हैं तो स्प्रिंग को वो क्या करता है, स्प्रिंग वाले फोर्स को अपोज करता है और उसका जो टर्मिनल होता है वो मूव करता है, यानी इस बात पे डिपेंड करेगा। अगला है रेट ऑफ फ्लक्स बिल्डअप, और फ्लक्स बिल्डअप की वजह से ही तो अपोजिट में फोर्स लगाता है, यानी ये भी हो सकता है। आर्मेचर कोर एयर गैप, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। यानी रिले का जो ऑपरेटिंग स्पीड होगा ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि स्प्रिंग का टेंशन कितना है, फ्लक्स वहाँ पे कितना लिंक हो रहा है, आर्मेचर का कोर कैसा है। कोर का वैल्यू एयर बना दिए, सपोज कीजिए कि एयर बना दिए, तो रिलेक्टेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो फ्लक्स का वैल्यू कम सेटअप होगा। यानी यहाँ पे ये वाला फैक्टर अफेक्ट करता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ऑर्डर दैट करंट शुड फ्लो विदाउट कॉजिंग एक्सेसिव हीटिंग और वोल्टेज ड्रॉप द रिले कॉन्टेक्ट शुड, समझिए क्या बोल रहा है, इन ऑर्डर दैट करंट शुड फ्लो विदाउट कॉजिंग एक्सेसिव हीटिंग, यानी बिना एक्सेसिव हीटिंग के प्रोड्यूस किए हुए हैं, यानी करंट का फ्लो पूछ रहा है कि दैट करंट शुड फ्लो, करंट फ्लो होना चाहिए विदाउट कॉज एक्सेसिव हीटिंग, यानी बिना एक्सेस करंट हीट प्रोड्यूस हुए ही करंट फ्लो हो, और क्या बोल रहा है, हीटिंग और वोल्टेज ड्रॉप, यानी बिना वोल्टेज ड्रॉप के द रिले कॉन्टेक्ट शुड, रिले का कॉन्टेक्ट कैसा होना चाहिए, आप ही बताइए। हैव लो कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस, बिल्कुल, अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू आप बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ाइएगा तो करंट का वैल्यू कमेगा, लेकिन वोल्टेज ड्रॉप का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। और यहाँ पे क्या बोला है कि वोल्टेज ड्रॉप विदाउट वोल्टेज ड्रॉप, यानी ये वाला होना चाहिए, लो कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस। अगला क्या है ऑप्शन में, बी। बी क्लीन एंड स्मूथ, बिल्कुल क्लीन एंड स्मूथ होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है इसी में, बी सफिशिएंट साइज एंड प्रॉपर शेप, बिल्कुल शेप भी डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी को, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हैव ऑल ऑफ द प्रॉपर्टी, डी में है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यानी अगर उस करंट फ्लो करवाना है विदाउट एक्सेसिव हीटिंग के और वोल्टेज ड्रॉप के, तो इन सभी प्रॉपर्टी को अवेलेबल होना चाहिए उस रिले के कॉन्टेक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्किट ब्रेकर यूजुअली ऑपरेट अंडर, सर्किट ब्रेकर किस कंडीशन में ऑपरेट होते हैं, ट्रांजिएंट स्टेट, शॉर्ट सर्किट करंट। जरा देखिए, हमने आपको फिगर बताया था कि जब शॉर्ट सर्किट आता है तो करंट का वो या वोल्टेज का वैल्यू सडनली क्या होता है, बढ़ जाता है, और ये एक साइकिल या दो साइकिल होने से पहले ही सर्किट को क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है, यहीं पे ब्रेक कर देता है। तब इस वाले सर्किट को हम लोग, इस वाले करंट को क्या बोलते थे, प्रोस्पेक्टिव करंट बोलते थे, कुछ याद है, प्रोस्पेक्टिव करंट बोलते थे, यानी यहीं पे सर्किट को क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है। और इस वाले कंडीशन को हम लोग क्या बोलते थे, ट्रांजिएंट स्टेट बोलते थे, शॉर्ट सर्किट का ट्रांजिएंट स्टेट बोलते थे, यानी ट्रांजिएंट स्टेट में ही क्या कर देता है, शॉर्ट सर्किट ब्रेक कर देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, द सर्किट ब्रेकर आर इसेंशियली, सर्किट ब्रेकर और इसेंशियली कैसा होना चाहिए, करंट कैरिंग कॉन्टेक्ट कॉल्ड इलेक्ट्रोड, सर्किट ब्रेकर के पास करंट कैरिंग कॉन्टेक्ट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड बोलते हैं। आर्क एक्सटिंग्यूशर, ध्यान रखिएगा, सर्किट ब्रेकर और इसेंशियली, सर्किट ब्रेकर आर्क एक्सटिंग्यूशर नहीं है, सर्किट ब्रेकर एक करंट कैरिंग कॉन्टेक्ट ही तो है जो क्या करता है, ब्रेक करने का काम करता है जब फॉल्ट आता है। आर्क तो हम लोग ब्रेक करने के बाद जो वहाँ पे आर्क जनरेट होता है उसको बुझाने के लिए आर्क एक्सटिंग्विशर को उसमें एक्स्ट्रा हम लोग क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं, एम्बेड करते हैं। लेकिन मेन जो सर्किट ब्रेकर क्या है वो करंट कैरिंग कॉन्टेक्ट है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड बोलते हैं, और दो प्रकार के होते थे, एक फिक्स्ड और एक मूविंग। ठीक है, आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 20 में है, द करंट जीरो इंटरप्शन इन ऑयल एयर सर्किट ब्रेकर इज अचीव्ड बाय, करंट जीरो
यानी करंट के वैल्यू को हम लोग जीरो करते हैं, करंट जीरो इंटरप्शन इन ऑयल एंड एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर अचीव्ड, किसके द्वारा हम लोग ऐसा प्राप्त करते हैं? तो देखिए ऑप्शन में क्या, लेंथनिंग द गैप, हम लोग करंट के वैल्यू को कम करते हैं, कैसे करके? तो लेंथ दोनों के बीच को बढ़ा देते हैं। और क्या कर देते हैं? कूलिंग एंड ब्लास्ट इफेक्ट, हम लोग एयर का प्रेशर देते थे एयर ब्लास्ट में, और ऑयल में ऑयल का प्रेशर देते थे। तो इस प्रकार से भी हम लोग आर्क को रोकने का काम करते थे, यानी करंट के वैल्यू को कम करने का काम करते थे। तो बी हो गया, यानी सी में ए और बी दोनों ऑप्शन हो जाएंगे इसके, यानी 20 का क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर इज यूज्ड फॉर, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर का यूज कहाँ पे किया जाता है? ऑप्शन में देखिए, ओवर करंट, शॉर्ट ड्यूटी, इंटरमिटेंट ड्यूटी और रिपीटेड ड्यूटी। इस बात पे हमने आपको क्लास में ही फोकस करके बताया था कि आप एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर को याद रखिएगा, ये हमेशा रिपीटेड ड्यूटी के लिए होता है। और एक और ऑब्जेक्टिव इससे आता है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर से, करंट चॉपिंग का प्रोसेस, करंट चॉपिंग का प्रोसेस जनरली किस में होता है? तो एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर वाला में ही होता है। और एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में ऐसा फंक्शन होता है कि आप जल्दी से जो वहाँ पे आयनाइज्ड एयर होता है उसको आप हटा सकते हैं। तो इसलिए रिपीटेड ड्यूटी, यानी बार बार हम लोग इसको क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो आप 3 पॉइंट याद रखिएगा एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर के केस में, कि ये रिपीटेड ड्यूटी के लिए यूज होता है, दूसरा करंट चॉपिंग भी इसमें होता है, और तीसरा रेलवे में यानी ट्रैक्शन सिस्टम में जो यूज होने वाला सर्किट ब्रेकर होता है वो भी कौन सा होता है? एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर ही होता है। ठीक बात है, 3 को। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, एन इफिशियंट एंड वेल डिजाइन प्रोटेक्टिव रिले शुड हैव, इफिशियंट और वेल डिजाइन यानी अच्छा कौन सा रिले होगा? गुड सेलेक्टिविटी एंड रिलायबिलिटी, बिल्कुल होना चाहिए। इकोनॉमी एंड सिंप्लिसिटी, बिल्कुल सस्ता होना चाहिए और सिंपल होना चाहिए, कंस्ट्रक्शन में हमको समझ में आए कैसे वो काम करता है, तभी तो उसको अगर ख़राब होगा तो बनाएंगे। हाई स्पीड एंड सेलेक्टिविटी, रिलायबिलिटी चीज़ अलग होता है और सेलेक्टिविटी अलग होता है। रिलायबिलिटी मतलब वो फॉल्ट के केस में प्रॉपरली वर्क करे, और सेलेक्टिविटी मतलब फॉल्ट को वो क्या करे? चूज कर सके कि हाँ ये वाला फॉल्ट है और ये वाला फॉल्ट नहीं है। तो इसमें सारे प्रॉपर्टी होने चाहिए। नहीं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। बर्डन ऑफ प्रोटेक्टिव रिले इज द पावर, बर्डन किसको बोलते थे जरा याद कीजिए। जब हम आप बताए थे, जब हमने आपको रिले बताया उस टाइम हम करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर भी बता रहे थे। उस टाइम उस टर्म में हमने आपको बर्डन बताया था। तो रिले का काम क्या होता है? सेंस करना कि फॉल्ट कंडीशन है, लेकिन सेंस करने के क्रम में वो कुछ पावर को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है, डिसिपेट करता है। तो उसको हम लोग कैसा? एक बोझ के जैसा लेते हैं। अगर बताइए रिले का काम सेंस करना है लेकिन वो पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है कि नहीं, हमारे लिए लॉस की बात है कि नहीं, तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं? बर्डन बोलते हैं। तो बर्डन क्या होता है? तो एब्जॉर्ब बाय सर्किट ऑफ रिले, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? 23 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डायरेक्शनल रिले आर बेस्ड ऑन फ्लो ऑफ, डायरेक्शनल रिले इसी का दूसरा नाम क्या होता था? डायरेक्शनल रिले का इम्पिडेंस रिले हम लोग बोलते थे। तो डायरेक्शनल रिले किस चीज़ को सेंस करता है? पावर के डायरेक्शन को सेंस करता है, कि जब हम लोग अल्टरनेटर जो काम करता है, अल्टरनेटर फेल हो जाता है तो वो मोटर के जैसा काम करने लगता है, यानी पावर को ड्रॉ करने लगता था। वहाँ पे हम लोग क्या लगाते थे? डायरेक्शनल रिले लगाते थे। तो डायरेक्शनल रिले का जो काम होता है वो किस पे बेस्ड होता है? पावर पे बेस्ड होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ए डिफरेंशियल रिले मेजर द वेक्टर डिफरेंस बिटवीन, जरा याद कीजिए, डिफरेंशियल रिले को हम लोग और कौन सा रिले बोलते थे? मर्ज प्राइस रिले बोलते थे। जो दो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी के डिफरेंस पे क्या होता था? बेस्ट होता था। तो क्या हो जाएगा? किस पे बेस्ट होता है ये? तो ए डिफरेंशियल रिले मेजर द वेक्टर डिफरेंस बिटवीन, क्या मेजर करता है? तो 2 और मोर सिमिलर इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, चाहे वो वोल्टेज को मेजर करे या करंट को मेजर करे, इन दोनों के बीच अगर फासला होता था तो वो एक जो रिले कॉइल लगा होता था उस रिले कॉइल में करंट का कंडक्शन हो जाता था। आप फिगर से समझिए, जब हम लोग ये इस तरीके से एक यहाँ पे करंट ट्रांसफार्मर लगाते थे, एक यहाँ पे करंट ट्रांसफार्मर लगाते थे, और इन दोनों के बीच हम लोग इस प्रकार से अरेंजमेंट करते थे और यहाँ पे रिले कॉइल लगाते थे। अगर वोल्टेज सेंस करके देता था तो वोल्टेज के वैल्यू को कंपेयर करता था 2 पॉइंट के बीच, करंट के वैल्यू को कंपेयर करता था 2 पॉइंट के बीच, और इस प्रकार से वो 2 इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को डिफरेंस को सेंस करता था और काम करता था। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा।
यानी टू और मोर सिमिलर इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को क्या करता है, वो सेंस करता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। ए ट्रांसमिशन लाइन इज प्रोटेक्टेड बाय, ट्रांसमिशन लाइन का प्रोटेक्शन हम लोग किसके द्वारा करते हैं, तो आप इस बात को याद रखिएगा। ट्रांसमिशन लाइन का प्रोटेक्शन हमने आपको बताया था कि हमेशा डिस्टेंस रिले के द्वारा करते हैं या इम्पिडेंस रिले के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं। चूँकि डिफरेंशियल रिले में वायर जो होता है वो क्या हो जाता है, लॉन्ग हो जाता है। रिले का जो वायर हो जाता है वो क्या हो जाता है, लॉन्ग हो जाता है, इसलिए हम लोग उसका यूज ना करते हैं। किसका यूज करते हैं, डिस्टेंस रिले का यूज करते हैं, और साथ ही साथ किसका यूज करते हैं, टाइम ग्रेडेड करंट ग्रेडेड ओवर करंट प्रोटेक्शन रिले का, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार्ज इंटरनल फॉल्ट आर प्रोटेक्टेड बाय, इंटरनल फॉल्ट का वैल्यू जब हाई हो जाता है तो हम लोग किसके द्वारा प्रोटेक्शन करते हैं। ऑलरेडी हमने आपको बताया था कि चाहे वो ट्रांसफार्मर हो, ट्रांसफार्मर में भी इंटरटर्न फॉल्ट, अल्टरनेटर में भी इंटरटर्न फॉल्ट, या इनसाइड वाइंडिंग में अगर फॉल्ट आता है तो उसका प्रोटेक्शन हम लोग किसके द्वारा करते हैं, मर्ज प्राइस रिले के द्वारा या डिफरेंशियल रिले के द्वारा। ये बात हमने अभी आपको बताया और यहाँ पे भी उसी का यूज हो रहा है, यानी यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ए। लार्ज इंटरनल फॉल्ट आर प्रोटेक्टेड बाय किसके द्वारा, मर्ज प्राइस रिले के द्वारा या मर्ज प्राइस परसेंटेज डिफरेंशियल रिले, सेम ही नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, व्हेन ए ट्रांसमिशन लाइन इज एनर्जाइज्ड द वेव दैट प्रोपेगेट ऑन इट इज, जब ट्रांसमिशन लाइन में एनर्जाइज्ड करते हैं यानी स्विच को ऑन करते हैं तो जो वेव होता है वोल्टेज करंट का वो क्या होता है, देखिए करंट वेव ओनली, वोल्टेज वेव ओनली, दोनों होता है। हमने आपको बताया था करंट का भी वेव बनता है और वोल्टेज का वेव भी क्या होता है, ट्रांसमिट होता है, फैलता है, आगे बढ़ता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, करंट आप लोग ग्राफ बनाए हैं, ग्राफ कैसे बनाते हैं, इस प्रकार से वोल्टेज का ग्राफ बनाते हैं, फिर किसका बनाते हैं, करंट का ग्राफ बनाते हैं, इस प्रकार से ग्राफ बनाते हैं। तो वोल्टेज और करंट दोनों क्या होते हैं, वेव के जैसा प्रोपेगेट होते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटेक्टिव रिले आर डिवाइस दैट डिटेक्ट एबनॉर्मल कंडीशन इन इलेक्ट्रिक सर्किट बाय मेजरिंग। रिले का डेफिनेशन होता है कि नॉर्मल कंडीशन को एबनॉर्मल कंडीशन जब आता है तो डिटेक्ट करता है कि नॉर्मल कंडीशन कब है और एबनॉर्मल कंडीशन कब है। तो बोल रहा है कि द डिटेक्ट एबनॉर्मल कंडीशन इन इलेक्ट्रिकल सर्किट बाय मेजरिंग, किस चीज़ को मेजर करके ये बताता है, करंट के वैल्यू को मेजर कर सकता है, वोल्टेज के वैल्यू को मेजर कर सकता है, और भी कोई क्वांटिटी हो सकता है। कॉन्स्टेंटली द इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी विच डिफर ड्यूरिंग द नॉर्मल एंड एबनॉर्मल कंडीशन, यानी वो क्वांटिटी कुछ भी हो सकते हैं, वोल्टेज, करंट, फ्रीक्वेंसी, इम्पिडेंस, पावर। नॉर्मल कंडीशन के कंपेयर में एबनॉर्मल में इस इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में अगर डिफरेंट आता है तो यही सब इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को तो वो मेजर करता है कि जब नॉर्मल था तब कितना था वैल्यू पावर का, और एबनॉर्मल आ गया तब कितना हो गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वोल्टेज अपीयरिंग अक्रॉस द कॉन्टेक्ट आफ्टर ओपनिंग द सर्किट ब्रेकर इज कॉल्ड। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हमने आपको बताया था हमने आपको बताया था कि जब फॉल्ट होता है तो फॉल्ट का पीक वैल्यू पहुंचने से पहले ही सर्किट क्या हो जाता है, ब्रेक कर जाता है, और ब्रेक करने के बाद आर्क लग जाता है। इसमें क्या हो जाता है, आर्क स्टार्ट हो जाता है। आर्क स्टार्ट हो जैसे ही ब्रेक किया तो करंट का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया, और करंट इस टाइम जो वोल्टेज होता है उस वोल्टेज को हम लोग कौन सा बोलते थे, री स्ट्राइक वोल्टेज बोलते थे। और जब आर्क लग गया तब जो दोनों कॉन्टेक्ट के बीच वोल्टेज होता था वो आर्क वोल्टेज होता था। लेकिन पूरा आर्क बुझने के बाद करंट का जो वैल्यू फ्लो होना था ये नॉर्मल रेटिंग में करंट आ जाता था। जब आर्क एक्सटिंग्यूश हो जाता था तब जो टर्मिनल के क्रॉस वोल्टेज होता था उसको बोलते थे रिकवरी वोल्टेज। 3 प्रकार के वोल्टेज, आर्क, रीस्ट्राइक और रिकवरी। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि द वोल्टेज अपीयरिंग अक्रॉस कॉन्टेक्ट आफ्टर ओपनिंग द सर्किट ब्रेकर इज कॉल्ड। सर्किट ब्रेकर के ओपनिंग, एक्चुअल में ओपनिंग के जस्ट बाद आग लगता है, आग लगने के बाद बुझता है, फिर जो वोल्टेज होता है उसको रिकवरी वोल्टेज बोलते हैं। लेकिन यहाँ के टर्म में आपको कुछ नहीं दिया हुआ है, ना ही यहाँ पे आपको आर्क वोल्टेज दिया हुआ है,
सॉरी, रियस्ट्राइक वोल्टेज दिया हुआ है, यहाँ पे रियस्ट्राइक वोल्टेज का वैल्यू नहीं है। यानी यहाँ पे सर्किट ब्रेकर में ओपन कहने का मतलब कि पूरी तरीके से सर्किट में करंट का वैल्यू क्या हो गया है, रुक गया है, बंद हो गया है। तो जो वोल्टेज होता है वो कौन सा वोल्टेज हो जाएगा, रिकवरी वोल्टेज हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आयोनाइजेशन इन सर्किट ब्रेकर इज फैसिलिटेटेड बाय। आयोनाइजेशन प्रोसेस कैसे होता है सर्किट ब्रेकर में, हमने बताया आपको आयोनाइजेशन प्रोसेस कैसे होता है। हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर के वैल्यू इंक्रीज होता है तो उसके पार्टिकल पोलराइज्ड होते हैं, पोलराइज्ड होने की वजह से क्या होता है, आयोनाइजेशन प्रोसेस होता है। इंक्रीजिंग ऑफ मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ कहने का मतलब कि फ्री पाथ जो है उसको क्या, बी ऑप्शन छोड़िए, सी में देखिए इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ। इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ कहने का मतलब क्या हुआ कि दो कॉन्टेक्ट हैं, दो कॉन्टेक्ट, एक ये कॉन्टेक्ट है और ये एक कॉन्टेक्ट है, इन दोनों के बीच आप क्या कर रहे हैं, फील्ड स्ट्रेंथ। फील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, ई बराबर वी बाई एल। इलेक्ट्रिक फील्ड का आप स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं, यानी वोल्टेज के वैल्यू को क्या कर रहे हैं, आप बढ़ा रहे हैं। यानी वोल्टेज के वैल्यू बढ़ाते हैं तभी तो इनके बीच का मीडियम क्या होता है, आयोनाइज्ड होता है। यानी ऑप्शन नंबर आप ए से ए वाला सही है और सी वाला भी सही है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, ये वाला भी सही होगा। तो ऑब्जेक्टिव में आपको ये बात ध्यान रखना है कि दो अगर सही हो रहे हैं तो अगर ये नहीं भी आ रहा है तो आप मानिए कि ये वाला भी इसका ऑप्शन सही होगा, यानी कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन सर्किट ब्रेकर द बेसिक प्रॉब्लम आर। सर्किट में, सर्किट ब्रेकर में बेसिक प्रॉब्लम क्या होता है, हमने आपको बताया सर्किट में सर्किट को कॉन्टेक्ट को मूव करा देना ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या होता है, आर्क को एक्सटिंग्विश करना। जब आप सर्किट को ब्रेक करवाते हैं, जब सर्किट को ब्रेक करवाते हैं तो वहाँ पे आर्क जनरेट होता है और आर्क को बुझाना ही सबसे बड़ा मेन प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो दिया हुआ है वो सी है, लेकिन ऑप्शन सी इसमें नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा, एक्सटिंग्विश द आर्क। यानी जो सर्किट ब्रेकर का जो मेन प्रॉब्लम होता है वो क्या होता है, आर्क को एक्सटिंग्विश करना। बात समझ रहे, यानी ऑप्शन नंबर सी ना होगा, क्या होगा, बी ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओवर हीटिंग ऑफ रिले कॉन्टेक्ट और कॉन्टेक्ट बर्न आउट इज ड्यू टू। ओवर हीटिंग, रिले का जो कॉन्टेक्ट होता है ओवर हीट होता है या कॉन्टेक्ट बर्न कर जाता है, जल जाता है, क्यों, किस कारण की वजह से। देखिए तो स्लो मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ लोड सर्किट कॉन्टेक्ट। स्लो मेकिंग कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे ही आप कॉन्टेक्ट को धीरे धीरे ले जाते हैं तो आर्क जो रहेगा वो ज़्यादा समय तक लगा हुआ रहेगा, ज़्यादा समय लगा हुआ रहेगा तो ऑब्वियसली हीट का वैल्यू ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। यानी अगर आप स्लोली मूवमेंट करवाते हैं तब भी क्या होगा, हीट का वैल्यू वहाँ पे ज़्यादा प्रोड्यूस होगा और हीट प्रोड्यूस होगा तो ये वाला हीटिंग हो गया और हीट के बाद क्या हो जाएगा, बर्न करेगा। देखिए दूसरा, फॉरेन मैटर ऑन कॉन्टेक्ट सरफेस। चलिए ये वाला टर्म छोड़ते हैं। अगला देखिए, टू लो कॉन्टेक्ट प्रेशर। टू लो कॉन्टेक्ट प्रेशर, लो कॉन्टेक्ट प्रेशर के जो सर्किट के बीच होता है प्रेशर के वैल्यू को आप क्या करते हैं, कम करते हैं। क्या करते हैं, कम करते हैं। तो प्रेशर का कम करते हैं, वहाँ पर का एयर क्या होता है, एयर का वैल्यू वहाँ पे कम होता है। एयर का वैल्यू कम होता है इसलिए आर्क का जो वहाँ पे रेजिस्टेंस होता है, आर्क रेजिस्टेंस, वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। हमने आपको आर्क का रेजिस्टेंस जब बताया था उस टाइम बताया था कि आर्क का रेजिस्टेंस किसके किसके प्रोपोर्शन होता है और किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और रेजिस्टेंस के वैल्यू को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो वहाँ पे एयर का प्रेशर हम लोग बनाते हैं और एयर का प्रेशर बनाने के लिए ही तो वहाँ पे ढेर सारा एयर ब्लास्ट का भी यूज करते हैं, कभी कंप्रेस्ड एयर को वहाँ पे छोड़ते हैं। यानी आपने क्या कर दिया, प्रेशर को कम कर दिया। और यहाँ पे क्या है, टू लो कॉन्टेक्ट प्रेशर, कॉन्टेक्ट प्रेशर की बात कर रहे हैं, यानी उनके बीच का जो प्रेशर होगा कॉन्टेक्ट के। तो यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी। दो ऑप्शन तो समझ आ रहा है, बी ऑप्शन जो है फॉरेन मैटर ऑन कॉन्टेक्ट सरफेस, तो दो सही है तो ऑब्वियसली इसका ऑल ऑफ द डी होगा, ऑल ऑफ द एबव होगा। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इंटरप्शन ऑफ लार्ज करंट बाय रिले। इंटरप्शन ऑफ लार्ज करंट बाय रिले रिक्वायर, क्या रिक्वायर्ड होता है रिले को लार्ज करंट को इंटरप्ट करने के लिए। आर्क सप्रेसिंग ब्लो आउट कॉइल,
वाइड सेपरेशन ऑफ ओपन कॉन्टैक्ट, हाई स्पीड ओपनिंग कॉन्टैक्ट। हमने अभी अभी जस्ट बताया इसमें। देखिए यहाँ पे स्लो कॉन्टैक्ट है, स्लो कॉन्टैक्ट होता था तो क्या होता था, हीट प्रोड्यूस होता था, यानी हमको जल्दी से करवाना है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं हाई स्पीड होना चाहिए बिल्कुल। आर्क सेपरेशन ब्लो आउट कॉइल, यानी आर्क को बुझाने के लिए हम लोग क्या लगाते थे, आर्क च्यूट के नाम से हम लोग कुछ यूज करते थे, कुछ याद आ रहा है? तो वहाँ पे आर्क सेपरेशन का भी नाम आया था, आर्क सेपरेशन कॉइल, आर्क को क्या करने वाला, हटाने वाला या ख़त्म करने वाला। तो ये वाला भी यूज करते हैं अच्छे से प्रॉपरली वर्क करने के लिए। वाइड सेपरेशन ऑफ द ओपन कॉन्टैक्ट, और दोनों के बीच एक कॉन्टैक्ट ये है और एक कॉन्टैक्ट ये है, दोनों के बीच के कॉन्टैक्ट के डिस्टेंस को, सेपरेशन जो होता है, दोनों के बीच का जो दूरी होता है, फासला होता है, उसको ज़्यादा कर देते हैं। इसलिए आर्क का रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है और सर्किट ब्रेक कर जाता है अच्छे से। तो ये तीनों टर्म जरूरी हो, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शंट कैपेसिटेंस इज निग्लेक्टेड वाइल कंसिडरिंग, बोलता है कि शंट कैपेसिटेंस को निग्लेक्ट करते हैं किसमें? तो देखिए ए शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, ये 4th सेमेस्टर में ही आप लोग को पढ़ना होगा, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में। जब हम लोग शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन कंसिडर करते हैं उसका, तो वहाँ पे शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में कैपेसिटेंस की वैल्यू को हम लोग क्या कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि कैपेसिटेंस का वैल्यू शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए क्या होता है, कम होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, 35 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द आर्क वोल्टेज प्रोड्यूस्ड इन AC सर्किट ब्रेकर इज ऑलवेज, हमने बताया था आर्क जो होता है वो सेम फेज में होता है, करंट और वोल्टेज सेम फेज में होता है, यानी सर्किट कैसा होगा, रजिस्टिव होगा। तो आर्क वोल्टेज प्रोड्यूस इन AC सर्किट ब्रेकर इज ऑलवेज इन फेज विथ आर्क करंट, हमेशा जो वोल्टेज होता है आर्क वोल्टेज वो किस में होता है, सेम में, करंट और वोल्टेज क्या होते हैं, सेम फेज में होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टाइम ऑफ क्लोजिंग द साइकिल इन मॉडर्न सर्किट ब्रेकर, मॉडर्न सर्किट ब्रेकर में जो टाइम ऑफ क्लोजिंग द साइकिल को क्लोज करने का जो टाइम होता है वो कितना होता है, तो आप इसको याद रख लीजिए। इसका जो होगा टाइम देख लीजिए, ए यानी 0.003 सेकेंड। शायद हम ये लिखवाए भी थे कि जो सर्किट ब्रेकर होते हैं, सर्किट ब्रेकर में एक्चुअल में 0.05 के आसपास लिखवाए थे, लेकिन मॉडर्न जो होता है द टाइम ऑफ क्लोजिंग द साइकिल, इसमें जो टाइम होते हैं वो क्या होता है, 0.003 सेकेंड। ये क्लोजिंग साइकिल का टाइम बता रहा है, ऑपरेटिंग टाइम, ये टाइम सारा अलग होता है, तो इस बात को भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लीजिए, इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर इज मोर देन, इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर इज मोर देन, किससे ज़्यादा होता है? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि 100 मेगा ओम से कम नहीं होता। आप एस्टिमेटिंग कोस्टिंग पढ़े होंगे, वहाँ पे आपको रेजिस्टेंस का वैल्यू, जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस का वैल्यू होता है वो 100 मेगा ओम से ही कंपेयर किया जाता है, एक फॉर्मूला होता था, तो उस बात से आप याद रखिएगा 100 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा ही होना चाहिए। ठीक है, आगे आते हैं। HRC फ्यूज प्रोवाइड बेस्ट प्रोटेक्शन अगेंस्ट, फ्यूज का हमेशा काम किसके लिए होता है बताइए? HRC फ्यूज शॉर्ट सर्किट में सबसे ज़्यादा बेहतर काम करता है। फ्यूज ओवरलोड में हम लोग क्या लगाते हैं, थर्मल स्ट्रिप वाला रिले लगाते हैं। HRC फ्यूज प्रोवाइड बेस्ट प्रोटेक्शन अगेंस्ट शॉर्ट सर्किट, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। द ग्राउंड वायर शुड नॉट बी स्मॉलर देन नंबर ऑफ, इसको याद रखिएगा आप, द ग्राउंड वायर शुड नॉट बी स्मॉलर देन नंबर 10, इसका ऑप्शन होता है 10, यानी डी। हमेशा कई जगह पे देखे हैं इसका जो आंसर होता है वो डी 10 ही देता है, नंबर 10 कॉपर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द डिले फ्यूज आर यूज्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ, हमने आपको बताया था फ्यूज का काम। हम लोग जानते हैं मोटर के केस में जब मोटर को स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग के टाइम में हाई करंट का वैल्यू लेता है, और अगर फ्यूज का रेटिंग नॉर्मल वर्किंग कंडीशन से रखा जाए तो शुरू के केस में करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, वो ज़्यादा ड्रॉ करेगा, तो उस टाइम तो फ्यूज मेल्ट कर जाएगा। ज़रा बताइए, मेल्ट कर जाएगा तो न मोटर स्टार्ट ही नहीं होगा, यानी अभी मोटर फॉल्ट की कंडीशन में नहीं गया था, फिर भी आप क्या करवा दिए, आपने इस प्रकार का ब्रेकर लगाया या फ्यूज लगाया कि फ्यूज क्या कर गया, मेल्ट कर गया।
तो इसलिए हम लोग फ्यूज में एक प्रॉपर्टी इंक्लूड करते हैं डिले, यानी कुछ समय के लिए मोटर में करंट का वैल्यू ज़्यादा ड्रॉ करता है, उतना समय में वो फ्यूज जो होता है वो मेल्ट नहीं करता है। तो डिले यानी मोटर में हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं, किसका, डिले फ्यूज का, क्योंकि इनिशियल केस में मोटर ज़्यादा करंट लेता है, उस कुछ समय तक वो मेल्ट नहीं करेगा और फिर तो ऑटोमेटिकली उसमें रेटिंग करंट हो जाता है, रेटेड करंट ड्रॉ करता है। तो डिले फ्यूज का यूज करके हम लोग मोटर को क्या कर लेते हैं, स्टार्टिंग टाइम में स्टार्ट कर लेते हैं, यानी बिना फ्यूज को मेल्ट किए हुए, यानी मोटर में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिस्ट एक्सपेंसिव प्रोटेक्शन फॉर ओवर करंट इज लो वोल्टेज सिस्टम। विच ऑफ द फॉलोइंग द लिस्ट एक्सपेंसिव, सबसे सस्ता फॉर ओवर करंट इज लो वोल्टेज सिस्टम। ध्यान रखिएगा यहाँ पे लो वोल्टेज सिस्टम भी बोला हुआ है, ओवर करंट प्रोटेक्शन के लिए लिस्ट एक्सपेंसिव सबसे सस्ता प्रोटेक्शन कौन होगा ओवर करंट के लिए और लो वोल्टेज सिस्टम में। तो लो वोल्टेज सिस्टम में क्या होता है, रिवायरेबल फ्यूज। रिवायरेबल फ्यूज हमने आपको बताया है, कम वोल्टेज के लिए हम लोग फ्यूज का यूज करते हैं जनरली। आगे देखिए क्वेश्चन है रेजिस्टेंस ग्राउंडिंग इज यूज्ड फॉर वोल्टेज बिटवीन। रेजिस्टेंस ग्राउंडिंग का हमने कई सारा टाइप बताए थे, रेजिस्टेंस ग्राउंडिंग, रिएक्टेंस ग्राउंडिंग, पीटरसन कॉइल, इस प्रकार से बताए थे ना। तो रेजिस्टेंस ग्राउंडिंग का जो रेटिंग होता है वो होता है 3.3 किलो वोल्ट, ये सी आंसर हो जाएगा, 3.3 किलो वोल्ट एंड 11 किलो वोल्ट। ध्यान से देखिएगा आपको 11 किलो वोल्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, यानी इनके बीच के वोल्टेज के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, रेजिस्टेंस ग्राउंडिंग का यूज करते हैं, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी 43 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्टेक्ट ऑफ हाई वोल्टेज स्विचेज यूज्ड इन पावर सिस्टम आर सबमर्ज्ड इन ऑयल। कॉन्टेक्ट ऑफ हाई वोल्टेज स्विच है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे स्विच है, सर्किट ब्रेकर नहीं है। कॉन्टेक्ट ऑफ हाई वोल्टेज स्विचेज यूज्ड इन पावर सिस्टम आर सबमर्ज्ड इन ऑयल। द मेन पर्पस ऑफ ऑयल, ऑयल का मेन काम क्या होता है, लुब्रिकेट द कॉन्टेक्ट, बिल्कुल नहीं। इंसुलेट द कॉन्टेक्ट फ्रॉम स्विच बॉडी, बिल्कुल नहीं। तो देखिए क्या होगा, एक्सटिंग्विश द आर्क, यानी हम लोग किसका यूज करते हैं, आर्क को एक्सटिंग्विश करने के लिए। देखिए ऑप्शन नंबर क्या है, सी, यानी आर्क को एक्सटिंग्विश करने के लिए हम लोग ऑयल का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन रेलवे एप्लीकेशन कौन सा सर्किट ब्रेकर है। हमने अभी जस्ट बताया कि रेलवे में जो सर्किट ब्रेकर यूज होता है वो कौन सा होता है, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए टू प्रोटेक्ट द मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हैंडलिंग लो पावर द टाइप ऑफ रिले आर यूज्ड। प्रोटेक्ट द मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हैंडलिंग लो पावर। लो पावर के लिए जो हम लोग रिले का यूज़ करते हैं वो कौन सा हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक और बाईमेटालिक जो हीट वाला होता था, और थर्मोकपल। हम जब आपको मोटर का प्रोटेक्शन, मोटर के रोटर का प्रोटेक्शन बना रहे थे, हीट को सेंस करने के लिए थर्मोकपल वहाँ पे यूज़ करते थे, और रोटर में सप्लाई कम होता है। तो कम पावर के लिए जो हम लोग प्रोटेक्शन यूज़ करते हैं वो क्या हो जाता है, थर्मोकपल या इलेक्ट्रॉनिक एंड बाईमेटालिक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन वेव ट्रैप इज यूज टू ट्रैप वेव ऑफ। वेव ट्रैप किस में यूज होता था, हाई वोल्टेज से हम लोग क्या करते थे, प्रोटेक्शन करते थे, प्रोटेक्शन अगेंस्ट वोल्टेज, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, वहाँ पे वेव ट्रैप यूज करते थे। तो वेव ट्रैप में हमने आपको बताया था कि जब ट्रांजिएंट कंडीशन आता है तो फ्रिक्वेंसी का वैल्यू इंक्रीज कर जाता है, तो फ्रिक्वेंसी का वैल्यू इंक्रीज कर जाता है तो रिएक्टेंस का वैल्यू भी इंक्रीज कर जाता था। तो उस प्रकार के वेव को क्या करता था, एब्जॉर्ब करता था, यानी वेव ट्रैप को ट्रैप जाल में फंसा लेता था। तब वेव ट्रैप का यूज किस लिए करते हैं, तो ट्रैप के फंसाने के लिए। लेकिन किस फ्रीक्वेंसी वाले को, पावर फ्रीक्वेंसी को अगर बढ़ा लेगा तो फिर प्रोटेक्शन किससे करेगा वो, यानी पावर फ्रीक्वेंसी को नहीं, किससे, हायर फ्रीक्वेंसी एंटरिंग जनरेटर और ट्रांसफार्मर यूनिट। यानी हाई फ्रीक्वेंसी का कोई वेव आता है तब उसको क्या कर लेता है, वो ट्रैप कर लेता है, बजा लेता है, फंसा लेता है, और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पे उसका कोई इफेक्ट होने से रोक देता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर ग्राउंडेड न्यूट्रल ट्रांसमिशन सिस्टम इज नॉट रिकमेंडेड बिकॉज ऑफ द सिस्टम। अंडरग्राउंड न्यूट्रल ट्रांसमिशन सिस्टम को हम लोग क्यों नहीं यूज करते हैं,
क्यों नहीं यूज़ करते हैं। आप लोग पढ़े होंगे एस्टिमेटिंग कॉस्ट में, उसमें बताया गया है कि अंडरग्राउंड सिस्टम बहुत ही कॉस्टली होता है। साथ ही साथ अगर 3 फेज का ट्रांसमिशन करते हैं तो शॉर्ट सर्किट आने का जो संभावना होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। तो देखिए क्या क्या वजह है। इंसुलेशन बीइंग ओवर स्ट्रेस्ड, चूँकि उनके बीच का, तीनों वायर के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है, तो उनके बीच का स्ट्रेस क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। अगला ऑप्शन है इंसुलेशन ओवर स्ट्रेस में लीड टू फेल्यूर एंड सब्सिक्वेंट फेज टू फेज फॉल्ट। बिल्कुल ये भी हो सकता है, यानी देख करके लग रहा है कि ऑल ऑफ द एबव होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट एट द ओपन सर्किट एंड ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। देखिए रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है वोल्टेज रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, वोल्टेज रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, और एक होता है करंट रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। ठीक है, वोल्टेज रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट में बोला जाता है कि जेड एल माइनस जेड नोट, जेड नोट यानी जो आप लोग क्या पढ़े हैं सर्ज इम्पिडेंस, और बटा जेड एल प्लस जेड ओम सर्ज इम्पिडेंस। देखिए जेड नोट से भी इसको डिनोट करते हैं। अब क्या बोल रहा है कि रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट एट द ओपन सर्किट एंड ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, ना तो यहाँ पे वोल्टेज रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट बोला है और ना ही करंट रिफ्लेक्शन, तो जनरली हम लोग कौन सा कंसिडर करते हैं, वोल्टेज रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। अब क्या बोल रहा है कि रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट यानी कौन सा हमको मानना है, वोल्टेज वाला, एट ओपन सर्किटेड एंड। तो जरा बताइए ओपन सर्किटेड एंड होगा तो बताइए कि जेड लोड का वैल्यू कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट होगा कि नहीं। सर्किट को क्या कर दिया आपने, ओपन कर दिया। ओपन करने का कहने का मतलब क्या कि लोड का रेजिस्टेंस क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया, यानी कोई भी करंट का कंडक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे वैल्यू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट में से जेड एल के वैल्यू को घटा देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा। जेड एल का वैल्यू कितना होता है, 450 अप्रॉक्स होता है एसी के केस के लिए, होता है ना। तो इसमें से इनफाइनाइट में से ये वाला घटा देंगे, इसका वैल्यू कुछ नहीं, यानी ऊपर में इनफाइनाइट, यानी वैल्यू क्या बचेगा, ऊपर में इनफाइनाइट माइनस जेड नोट बटा इनफाइनाइट प्लस जेड नोट। बबुआ जरा देखिए तो ई घट जाएगा या जुट जाएगा, कोई फर्क पड़ेगा, इनफाइनाइट बटा इनफाइनाइट यानी कितना, 1 वैल्यू हो जाएगा। यानी रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट जो होगा वो वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। वोल्टेज जनरली आपको कौन सा रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट लेना है, वोल्टेज रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। एक्चुअल में वोल्टेज करंट दोनों होते हैं, और रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट के साथ साथ रिफ्रैक्शन कोएफिशिएंट भी होता है, वोल्टेज का और करंट दोनों का। फिलहाल अभी इतना समझिए, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट वोल्टेज कंसिडर करना है, और वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, जेड एल माइनस जेड नोट। ये हो गया सर्ज इम्पिडेंस और ये हो गया लोड इम्पिडेंस, और नीचे यही दोनों प्लस में हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पावर स्टेशन बिल्डिंग अगेंस्ट डायरेक्ट स्ट्रोक द रिक्वायरमेंट आर। सुनिए, हम लोग डायरेक्ट स्ट्रोक से बचने के लिए पावर सिस्टम किस प्रकार का रिक्वायरमेंट रखते हैं, क्या होना चाहिए, इंटरसेप्शन। इंटरसेप्शन मतलब होता है रोकने वाला। पावर स्ट्रोक, अगर लाइटनिंग स्ट्रोक आ रहा है तो उसको रोकने वाला होना चाहिए। जरा बताइए जब कम वोल्टेज का लाइटनिंग स्ट्राइक आता है तब हम लोग रेजिस्टेंस का वैल्यू वहाँ पे क्या होता है, हाई होता है, वो ग्राउंड ही नहीं होने देता है। जब और वोल्टेज का वैल्यू आता है तो ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होता है, कम जाता है, यानी वो कंडक्शन भी करवाता है। यानी इंटरसेप्शन तो रोकने वाला तो होना चाहिए, बिल्कुल रोकने वाला होना चाहिए, कंडक्शन वाला भी होना चाहिए, कंडक्ट भी करे जब हाई वोल्टेज का वैल्यू आ जाए, और डिसिपेट करने वाला भी होना चाहिए, यानी जो मटेरियल हमने लगाया है कंडक्ट करने के लिए वही नहीं मेल्ट कर जाए, इसलिए हम लोग डिसिपेशन वाला भी प्रोसेस रखते हैं। यानी ये तीनों का तीनों प्रॉपर्टी उसमें होना चाहिए, रिक्वायरमेंट होना चाहिए। तो ये था 50 ऑब्जेक्टिव। इस लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, 50 ऑब्जेक्टिव। अगले एक और लेक्चर में हम 50 ऑब्जेक्टिव करवा देंगे, 50-60 ऑब्जेक्टिव जो भी है। एग्जाम के व्यू से इतना इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव 20 ऑब्जेक्टिव आते हैं, वो लगभग ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो भी इम्पोर्टेंट फार्मूला होगा, जो भी स्विच गियर से जो भी इम्पोर्टेंट फार्मूला होगा, उस फार्मूला को एक जगह पे लिख के हम बता देंगे कि इससे ऑब्जेक्टिव आ सकता है, उसको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, तो जिन लोगों के पास ये वीडियो नहीं गया है उसको शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, देखते रहिए, धन्यवाद।